जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे एक प्रॉपर वे में। और स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, एक बेसिक क्लास और एक नरेशन। तो आज हमारी ये नरेशन की क्लास है और इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नरेशन क्लास 1। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वे स्टूडेंट्स क्लास को जब देख रहे हों सभी आप लोग, तो एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाएं और अच्छे तरीके से बार बार वीडियो को पुश कर अच्छे तरीके से देखते रहें। और जितना मैं बोर्ड पर बताता जाऊं उसको तुरंत की तुरंत नोट करते रहें। ऐसा नहीं कि आप क्लास चल रही है, आप सोते सोते देख रहे हैं या बैठे बैठे देख रहे हैं, तो ये एक स्टूडेंट्स के लक्षण नहीं है। आपका पढ़ना व्यर्थ है, मेरा पढ़ाना बिल्कुल व्यर्थ है इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, चलिए, बातों का समय नहीं है, सिर्फ एक समझाने वाली बात थी और ये बात हम डेली बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नरेशन क्या होता है, नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, ठीक इस तरीके से हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे मेरा पहला पॉइंट यही रहेगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कुछ नहीं होता है। नरेशन होता है, नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नहीं होता है। तो आइए यहाँ देखते हैं। नरेशन शब्द का अर्थ है कथन। नरेशन शब्द का क्या अर्थ है, कथन। नरेशन शब्द की उत्पत्ति या निर्माण, नरेशन शब्द की उत्पत्ति यहाँ लिख देता हूँ, नैरेट से हुई है। नैरेट शब्द से हुई है। नरेशन का मीन्स क्या है, कथन। अब नैरेट का मीन्स क्या है, जिसका अर्थ है या जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है टू से या टू स्टेट, मतलब कहना, जिसका अर्थ है कहना, जिसका अर्थ है कहना। नरेशन के अन्य नाम असर्शन, स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन है। तो ये है आपका नरेशन। नरेशन शब्द क्या है, नरेशन शब्द का अर्थ है कथन। नरेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, नैरेट से हुई है। नैरेट शब्द का अर्थ क्या है, नैरेट शब्द का अर्थ है टू से या कहना, टू से या टू स्टेट। नरेशन के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं, असर्शन, स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन अब पार्ट्स ऑफ नरेशन के भाग क्या क्या होते हैं। नरेशन के दो भाग होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू पार्ट्स, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है,
अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आप इस आज तारीख क्या है? आज 24 मई चल रहा है। 24 ये आज का वीडियो है 24 का। और आज ही आपको एक शाम को नरेशन की एक सेकंड क्लास और मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमें नरेशन को ख़त्म करना है उस तरीके से मैं क्लासों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज 24 है, मैं प्रतिदिन डेट डाला करूँगा, और अगर मैं डेट नहीं डाल पाता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलकर मुझे ध्यान दिला दिया करेंगे। ओके। नरेशन शब्द, नरेशन का मीन्स ये रहा इंट्रोडक्शन नरेशन का। नरेशन के पार्ट ये हो रहा है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच क्या है एंड डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो फटाफट आप इसे नोट कीजिए। मैं यहाँ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन लिखता हूँ। तो लिखते हैं, किसी ऑडियंस मीन्स श्रोता, श्रोता सुनने वाला, किसी ऑडियंस द्वारा किसी ऑडियंस द्वारा किसी स्पीकर मीन्स वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, के स्टेटमेंट यानी कि कथन को ज्यों का त्यों, जैसा का वैसा, ज्यों का त्यों लिखना या बोलना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी, लिख रहे हैं ना आप लोग? किसी, मुझे क्या पता चल रही है, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है पर मैं पूछ लूँगा जिस दिन लाइव आऊँगा। किसी ऑडियंस द्वारा किसी स्पीकर के, वक्ता के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में कहना या लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अपने शब्दों में कहना या लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फटाफट आप इसे नोट करेंगे जल्दी, या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ और आशा करता हूँ आपने नोट कर ही लिया होगा। यहाँ एंड अब मैं एक डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, मैंने लिखवा दिया था, बोल भी दिया था। अपने शब्दों को ज्यों का त्यों बोलना वो डायरेक्ट स्पीच। अपने शब्दों को ऑडियंस के शब्दों को स्पीकर ऑडियंस, किसी ऑडियंस द्वारा स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में कहना या लिखना वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो एक बार यहाँ दोबारा से देखेंगे। नरेशन, वो इंक गई आज। नरेशन के 2 पार्ट, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट
स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन और प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है? ये ज्यों का त्यों लिखना वो डायरेक्ट स्पीच और अपने शब्दों में लिखना वो इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जैसे रवि 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 सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा राजू हैज गॉन टू आगरा। इट इज डायरेक्ट स्पीच, नो चेंज। अब रवि ने कहा कि राजू आगरा जा चुका है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच लिख देता हूँ। रवि सेड दैट, रवि ने कहा कि राजू हैड गॉन टू आगरा। रवि ने कहा कि राजू आगरा जा चुका है। रवि ने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राजू आगरा जा चुका है। किसका सेंटेंस है? रवि का। और रवि ने कहा कि राजू आगरा जा चुका था। यहाँ सिर्फ किसका चेंज हुआ? दैट का। कैसे, किस तरीके से? उसने अपने शब्दों का यूज किया और यहाँ केवल ज्यों का त्यों ही रखा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ज़्यादा हमें दिमाग लड़ाने की यहाँ जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही समझना है कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच अपने शब्दों में, और ये अपने शब्दों और ये ज्यों का त्यों लिखता है स्टेटमेंट को। ठीक। और डायरेक्ट स्पीच के पार्ट क्या क्या होते हैं आप ये भी देख लीजिए। मैं यहीं आपको बता देता हूँ, अच्छा भी लिखा हुआ है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, सॉरी पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के पार्ट तो दो पार्ट होते हैं इसके, रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ये कौन सा पार्ट होता है? ये कहाँ होता है और ये कहाँ होता है? तो ये इसे लिख लीजिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग और ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। मैं यहीं आपको बता देता हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसके दो पार्ट हैं। ये कौन सा भाग है? ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है। ये दोनों तरफ से ये क्लोज है, दोनों तरफ से ये बंद है इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। ऊपर लिख देता हूँ, रिपोर्टेड स्पीच। और ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच होता है। मैंने अक्सर देखा है, कुछ टीचर्स पढ़ाने वाले भी और कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी अक्सर इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं पूरे पार्ट को, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब ये नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है सेड टू आ जाए, सेज टू आ जाए, से आ जाए, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हैं, इसी तरीके से रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3
और कम से कम 2, ये तो पॉसिबल है। और कैसे कि ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट भी तो आ सकता है टू लगाकर, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा टू लगाकर, तो वो भी तो 3 पार्ट हो गए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। और ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आए, तो जैसे यहाँ है ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, अगर मैं बोल दूँ कि रवि शेयर टू मी तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो 3 पार्ट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2, ये निश्चित हैं। फटाफट आप इसे नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे बच्चे हो, कर ही रहे होंगे। कहीं ऐसा मत कर देना कि जैसे ऑफलाइन वाले टीचर पढ़ाते हैं, अध्यापक जी बोर्ड पर लिखा रहे हैं, आप पीछे मटर गश्ती। मेरी क्लास में होता था ऐसा, पढ़ाते समय होता था, बच्चे शरारती बहुत थे। अब बच्चे शरारत तो करेंगे, हमने की थी तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे। देखिए, नरेशन, दो पार्ट, डायरेक्ट स्पीच, सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन एंड सेकंड प्रत्यक्ष कथन। फिर डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट थे, रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, ये बाहर वाला। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, या इंट्रोड्यूसर या रिपोर्टर, इंट्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, या रिपोर्टर। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टर, ये क्या हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पार्ट क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड थर्ड पार्ट क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसका कोई पार्ट नहीं होता, जो भी चेंज होता है ना, वो यहाँ होता है रिपोर्टिंग स्पीच में। तो नरेशन के 2 पार्ट, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टर या रिपोर्टर, इसे रिपोर्टिंग वर्ब और इसे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैं इसको पूरा डिस्कस करता हूँ अभी। देखो, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, रवि सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। खुश रहो भैया, ज़िंदगी में कुछ नहीं है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच 2 पार्ट, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच ऊपर लिखूं, रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच है, तभी तो इसका इनडायरेक्ट बनाओगे। और ये क्या है, सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, और मी
ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेड क्या है? सेड रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब सेड, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन टू, मतलब से मिस होता है कहना, से मिस कहना, तो से एक मेन वर्ब है। से के साथ प्रीपोजिशन, कुछ आपने प्रीपोजिशन को पढ़ा होगा जो मेन वर्ब के साथ फिक्स रहती हैं और अपना आंसर भी देती हैं अलग तरीके से, उनका आंसर अलग आ जाता है। तो से के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है टू, यानी कि प्रीपोजिशन है, और पूरी की पूरी ग्रामर का नियम ये कहता है कि अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, ना पजेसिव आ सकता, ना सब्जेक्ट आ सकता। आप इस बात को नोट बनाकर लिख लो कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, बस इस बात को नोट कर लो। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, अंदर वाला भाग, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे बालकों की तरह। और आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था। कल से हम आपको रूल्स प्रोवाइड करेंगे, नाउन में परिवर्तन, वर्ब में परिवर्तन, असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन किस तरीके से किया जाता है, कॉमन रूल्स क्या क्या होते हैं, सारा कुछ करते करते धीरे धीरे पढ़ते बढ़ते आप पूरा नरेशन को ख़त्म कर दोगे, बस 8 या 9 लेक्चर्स में। और वो भी 8 या 9 लेक्चर्स मुश्किल से 20 से 25 मिनट के होंगे, ज़्यादा के नहीं होंगे। और स्टूडेंट्स, कल मैंने बेसिक क्लास की वीडियो डाली थी जिसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, सर वॉइस नहीं आ रही है, सर वॉइस तो वॉइस अच्छी आ रही है, कम आ रही है, सर पीछे से कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही थी। रियल बात है, ये मैंने भी सुना था कि बच्चों की आवाज़ आ रही थी। वो वीडियो दरअसल मैंने गुस्से में बनाई थी और वो दिन में शूट की थी, और मैं अभी आपको बता दूं तो अभी रात के 3 बज रहे हैं और अभी मैं इस वीडियो को अभी डालने वाला हूँ यूट्यूब पर। तो क्या रहेगा कि सुबह वीडियो बनाई और सुबह ही कम से कम 5 से 6 बजे तक बच्चों के पास पहुँच जाएगी बाय यूट्यूब। तो ये क्या रहेगा कि आप भी अपना डाटा सेविंग जो थोड़ा बहुत बचा के रखोगे, मतलब वेट नहीं करोगे मेरा कि सर की वीडियो आई या नहीं आई है, तो उससे क्या होगा कि आप अपना डाटा बचा के रखोगे। अब मेरा वेट करोगे अरे सर की वीडियो नहीं आ रही है तो जब तक डाटा में लगे रहो, तो ये गलत है। तो सुबह इसीलिए मैंने वीडियो डाल दी है, आपको पता चल जाए। आप वीडियो को देखना अच्छे से, और समझ में नहीं आता है जो भी पॉइंट आपका समझ में नहीं आता है उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और रही बात बेसिक क्लास जो सेकंड थी, उसको वो मैंने वीडियो गुस्से में बनाई थी। गुस्सा इसलिए था कि अब क्या बताऊं, भगवान जो हैं वो परीक्षा ले रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और परीक्षा लेंगे तो परीक्षा को पास करना हमारी जिम्मेदारी है, इसी तरीके परीक्षा को पास करना आप ही की जिम्मेदारी है। मेरा एक मोटिवेशन लाइन मेरी ये है कि घुड़सवार एक घोड़े को कब तक मारता रहता है, वो घुड़सवार घोड़े को मारता है इसलिए मारता है कि वो रेस जिताना चाह रहा है, घोड़े को रेस जिताना चाह रहा है। ऐसे ही हमारा भगवान है, हमारा भगवान हमें मार रहा है, पीट रहा है, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम उस रेस को जीत जाएं। तो कभी भी विषम परिस्थितियां हों, घबराना नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आप अपने अंदर इस बात को ठान लो कि मैं विषम परिस्थितियों के सामने घबराना नहीं है। हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थक रहे तो आप पढ़ते पढ़ते क्यों थक जाएंगे? हमसे 2 कदम और ज़्यादा आगे चलना चाहिए। और आपको एक गुड न्यूज़ ये देनी थी कि मैं 1 जून से क्लास 10th का मैथ की क्लास लेकर आ रहा हूँ 1 जून से, और इसमें क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्टिंग होगी, बेसिक होगा, और उस क्लास को आप देखते रहिए। उस क्लास को भी आप देखना, या आपके छोटे बड़े भाई बहनों उन्हें भी अच्छे से बोलना। मेरा समझ में नहीं आता है तो ना देखें, समझ में आता है तो आप अच्छे से देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।